एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो डिसाइड करता है कि आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा और आपके सेल्स कैसे फंक्शन करेंगे, ये मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स को हम जिंदगी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती और इसी वजह से ये नीट के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। इस बायोनेटोलॉजी की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके फंक्शंस और डिफरेंसेस क्या होते हैं और वो ट्रिकी पॉइंट्स जहाँ से नीट अक्सर क्वेश्चन पूछता है। सो लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग द लैंग्वेज ऑफ लाइफ, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये होती हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि हमें कहाँ मिलेंगे, रेटेंटेट पोर्शन ऑफ केमिकल एनालिसिस में, जिसको हम एसिड इनसॉल्युबल पूल या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, दो टाइप के हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको हम 2' डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं, बिकॉज डीऑक्सीराइबो इज एक्चुअली डीऑक्सीराइबोज विच इज द डिराइव्ड मोनोसैकेराइड ऑफ राइबोज। तो डीऑक्सीजिनेशन जो है वो सेकेंड कार्बन से हो रखी होती है, इसलिए 2' डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ चुके हैं, जिसको इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जाननी हो वो कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट 1 देख सकता है। ठीक है जी। अब डीएनए जो है वो कहाँ मिलता है, इट विल एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा या न्यूक्लियोइड की तरह होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए ही होता है। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर आरएनए इज स्टिल द जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ैक वायरस, रियो वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस। ठीक है, तो इन सब के अंदर आज भी आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हम ये बोलते हैं कि एवोल्यूशन में पहले ऐसा होता होगा कि आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल एंड इवेंचुअली डीएनए बिकेम द जेनेटिक मटीरियल बिकॉज इट वॉज मोर स्टेबल एंड हेरिडिटरी जो एस्पेक्ट है उसका म्यूटेशन कम होती हैं डीएनए में बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, तो डीएनए मस्ट हैव बिकम द जेनेटिक मटीरियल इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। नाउ बिकॉज न्यूक्लिक एसिड इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, तो वो किसी मोनोमर का बना हुआ है, ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है, लिपिड्स की तरह नहीं है, तो किसी मोनोमर का बना हुआ है। क्या मोनोमर होता है इसका, न्यूक्लियोटाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों का बना हुआ होता है। फर्स्ट इज अ मोनोसैकेराइड विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 2 तरीके की हो सकती है, या तो राइबोज हो सकती है ये, या ये हो सकती है डीऑक्सीराइबोज। बेस्ड ऑन कि क्या आप आरएनए की बात कर रहे हैं कि या आप डीएनए की बात कर रहे हैं। आरएनए में राइबोज शुगर मिलेगा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगा। Second is heterocyclic compound. This heterocyclic compound is actually nitrogenous base, जो कि अगेन 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स। और इनके अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। ठीक है, हमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन आरएनए एंड डीएनए दोनों में मिलते हैं। थाइमिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में देखने को मिलता है और यूरासिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में ही देखने को मिलता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। थर्ड थिंग जो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होगी इज अ फॉस्फोरिक एसिड, या हम उसको फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट आयन भी कह सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड विच इज़ अ मोनोसैकेराइड, जो कि हम कवर कर चुके हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसमें हमने पेंटोज शुगर क्या होती है, एल्डोज कीटोजेस क्या होते हैं, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज बीटा राइबोज, दिस इज बीटा डीऑक्सीराइबोज, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन वाला ऊपर वाली पोजीशन पर है। दोनों पेंटोज शुगर हैं क्योंकि 5 कार्बन आटम की शुगर होती हैं ये, सेम एज दिस। ठीक है, राइबोज जो है वो आपको आरएनए, एटीपी, एफएमएन, एफएडी, एनएडी सब में मिलेगा। डीऑक्सीराइबोज जो है वो डीएनए में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच आर नाइट्रोजनस बेसिस। 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडीन्स। अब इनको याद करने का सबसे इजी तरीका है, वो वाली तुमने कहावत या गाना सुना है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये वाली बात है। पिरामिडीन्स का नाम लंबा सा है लेकिन एक्चुअल में दे आर सिंगल रिंग्स बेसिस। ठीक है, प्यूरिन नाम छोटा है लेकिन इनके जो बेस हैं उनके पास 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं।
यू कैन सी हियर, ठीक है। तो एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, और यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन में हमारे पास सिर्फ सिंगल रिंग्स प्रेजेंट है। प्यूरिन्स में नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ और नाइन्थ पोजीशन पे होगा। पिरामिडीन्स में फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो ए जो है हम सिंबल यूज़ करते हैं एडेनिन के लिए, जी जो है हम सिंबल यूज़ करते हैं ग्वानिन के लिए, सी वी यूज़ फॉर साइटोसिन, ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि टी जिसको हम थाइमीन कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में देखने को मिलता है, एंड यू इज़ यूरासिल विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक है। नाउ इसमें से आपको स्ट्रक्चर, पांचों के स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल because this is given in the NCERT, and you have to remember the structure of adenine, again given in NCERT, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर आपको याद करने ही करने हैं, एडेनिन के भी और यूरासिल के भी। नेक्स्ट वी कम टू द फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट आयन, दिस विल बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड। अभी मैं नीचे में आपको पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। दिस इज हाउ योर न्यूक्लियोटाइड लुक्स, ठीक है। दिस एंटायर थिंग इज वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या क्या है हमारे पास, एक नाइट्रोजनस बेस है विच वॉज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, वी हैव आर पेंटोज शुगर। सेकेंड पोजिशन पर मैंने हाइड्रोजन स्लैश OH लिखा है, क्यों लिखा है, बिकॉज इट कैन बी ईदर हाइड्रोजन, अगर राइबोस की बात कर, सॉरी डीऑक्सी राइबोस की बात कर रहे हैं, अगर राइबोस की बात करेंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और तुम्हारा फॉस्फेट आयन लगा हुआ होगा। बॉन्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आपका नाइट्रोजनस बेस और आपका पेंटोज शुगर जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, विच इज़ द N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ा था, यहाँ पर बिकॉज नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है तो इसलिए N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसमें भी वैसे ही लिंकेज होगी, पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज़ योर एस्टर लिंकेज, ठीक है, जो हमने लिपिड्स वाले उसमें पढ़ी है, अभी पढ़ी है, पिछली वीडियो में ही पढ़ा है, ठीक है। तो एस्टर लिंकेज में क्या होता है, आपका फॉस्फेट ग्रुप बिकॉज इन्वॉल्व्ड है तो हम इसको फॉस्फो एस्टर लिंकेज या फॉस्फो एस्टर बॉन्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिल रही है हमें, एक तो हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिल रहा है और एक हमें एस्टर बॉन्ड देखने को मिल रहा है, किसमें, न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड हमें पता चल गया क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस हमें पता चल गया जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोटाइड में, है ना, दैट इज योर नाइट्रोजनस बेस। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। न्यूक्लियोसाइड इज एक्चुअली शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, सो दिस थिंग इज योर, सॉरी दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड। बस जब फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट है सिर्फ यही चीज़ प्रेजेंट है, दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में भी S होता है, स्मॉल भी S से शुरू होता है, तो न्यूक्लियोसाइड इज स्मॉलर देन न्यूक्लियोटाइड। जब आप न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट आयन लगा देंगे तब वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड को इधर वी कैन से इट हैज़ शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, और वी कैन से इट हैज़ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप, वन एंड द सेम थिंग। इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, उस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अच्छा, बॉन्डिंग हो कहाँ पर रही है, न्यूक्लियोसाइड में जो आपका ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ। दिस इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, ठीक है, दिस इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड में यही न्यूक्लियोसाइड की जो शुगर है इसके फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपकी बॉन्डिंग हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, यही मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। न्यूक्लियोसाइड इज नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, बॉन्डिंग कहाँ पर हो रही है, C1 कार्बन पे N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप जहाँ पर C5 कार्बन 5 ऑफ शुगर के साथ बॉन्ड बन रहा है, वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, एस्टर बॉन्ड बन रहा है, जिसको हम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन बनता है इज दिस, नाम आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस हम पढ़ चुके हैं, ये दो प्यूरिन्स हैं, एडेनिन, ग्वानिन, ये तीन हमारे पास पिरामिडीन्स है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल।
ना न्यूक्लियोसाइड जब आप बनाते हो इन्हीं नाइट्रोजनस बेस का, जब आप इनके साथ शुगर जोड़ते हो तो एडेनिन जो है वो एडिनोसिन बन जाता है, ग्वानिन ग्वानोसिन, साइटोसिन साइटिडीन बन जाता है, थाइमिन थाइमिडीन एंड यूरासिल यूरिडीन। न्यूक्लियोटाइड बनाओगे तो एसिड एसिड जुड़ जाएगा साथ में, तो एडेनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड एंड यूरिडिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज जब प्यूरिन्स के साथ शुगर जुड़ा तो उसके नाम में आगे क्या जुड़ गया, सीन। जब पिरामिडीन्स के साथ शुगर जुड़ा तब उनके नाम के आगे जुड़ गया डीन। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजनस बेस, और ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 एडिनोसिन, ऑप्शन 2 साइटोसिन, ऑप्शन 3 ग्वानोसिन एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज साइटोसिन, लेकिन बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि सब में सीन सीन जुड़ा हुआ है, तो इज इट अ नाइट्रोजनस बेस, या ये भी न्यूक्लियोसाइड ही समझ लेते हैं बच्चे। तो ये ध्यान रखना है कि साइटोसिन इज अ नाइट्रोजनस बेस एंड एडिनोसिन एंड ग्वानोसिन आर व्हाट, न्यूक्लियोसाइड्स। चलो, next is the secondary structure of DNA. this is not now covered in biomolecules, नीट के सिलेबस में है अभी भी, ठीक है, तो नीट के सिलेबस में अभी भी है क्योंकि 12th में एक चैप्टर है तुम्हारे पास मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, MBI, ठीक है जी, उसमें इसका पूरा जिक्र कर रखा है, तो इसलिए नीट के सिलेबस में है ही, और तुम्हें पढ़ना तो है ही 12th में, तो 11th में भी पढ़ ही लो, मेरे हिसाब से तो बेस्ट डिसीजन है। ऑल्सो केमिस्ट्री का जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है 12th में, उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो पढ़ना तो तुम्हें है ही, तो इट्स बेटर दैट यू स्टडी इट राइट नाउ। चलो, तो डीएनए जैसे हमने बात करी थी, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ा था, है ना, तो प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हो सकता है ना, और टर्शरी स्ट्रक्चर में हो सकता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हो सकता है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने क्या बोला था प्रोटीन के, कि देयर इज अल्फा हेलिक्स एंड देयर आर बीटा प्लीटेड शीट्स, ऐसे ही हमने बोला था। तो ऐसे ही डीएनए भी जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज, ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमें बताया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। कैसे बताया था, उन्होंने डेटा ऑब्जर्व किया था विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, विच वॉज एन एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा, और फिर उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए, डिफरेंट टाइप्स के डीएनए होते हैं, ABCDZ, लेकिन वॉटसन एंड क्रिक ने बी डीएनए के बारे में दिया था, तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका डीएनए का मॉलिक्यूल दिखेगा, इसमें मैं आपको आगे आगे पॉइंट्स बता देती हूँ क्या क्या है। फर्स्ट थिंग, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, यानी कि दो, हमने क्या बोला था, उसमें अल्फा हेलिक्स होता है, इसमें क्या होता है, 2 हेलिक्स प्रेजेंट होंगे ऐसे करके। ठीक है, सो इट इज़ अ डबल हेलिक्स। सेकेंड थिंग इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज अ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, दिस इज योर शुगर एंड दिस इज योर फॉस्फेट ग्रुप, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ही ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ही ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, अच्छा, another thing that you need to remember is it is anti parallel, यानी कि opposite direction में मूव कर रहे हैं दोनों strands। this is one direction, यहाँ से यहाँ, ठीक है, and this is another direction जिसके अंदर आपका DNA जो है वो मूव कर रहा है। this is 5 prime to 3 prime। now what is 5 prime, what is 3 prime, इसमें भी बच्चों को बहुत confusion होती है। 5 prime और 3 prime are nothing but the position of carbon, कि कौन सा कार्बन फ्री है। अगर 3 प्राइम कार्बन का OH ग्रुप फ्री है तो 3 प्राइम पोजीशन हो गई, 5 प्राइम कार्बन का OH ग्रुप फ्री है, कौन से 3 प्राइम, कौन से, कहाँ पर है ये कार्बन, शुगर के अंदर। ठीक है, तो अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब अगर यहाँ पर 3 प्राइम कार्बन फ्री है तो यहाँ पर 5 प्राइम कार्बन फ्री होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपका जो बैकबोन है, दिस इज द बैकबोन ऑफ डीएनए, ये 2 चीज़ों की बनी हुई है, एक तो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये आपकी बैकबोन बनी हुई है। इसके आगे ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, मोर और लेस परपेंडिकुलर हैं आपके क्या, नाइट्रोजनस बेसिस, और ये नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं ये आपस में बीच में इंटीरियर वाली साइड पर जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से आपके डबल हेलिक्स में
यहाँ पर आपको ऐसे करके अलग अलग बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अभी मैं आगे इसकी भी इमेज आपको प्रॉपर दिखा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्पेसिफिक है। कैसी स्पेसिफिक बॉन्डिंग है? बेस पेयरिंग जो है वो स्पेसिफिक है। एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। डीएनए में यूरासिल नहीं होता, याद है ना, तो ए टी और जी एंड सी होंगे। एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। बीच में ये जो 3 मैंने लाइंस दिखाई हैं और यहाँ पे 2 दिखाई हैं, दीज आर एक्चुअली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दीज आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी कि एडेनिन और थाइमीन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ध्यान रखना है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बनाएगा, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बनाएगा। और एडेनिन और थाइमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे करके हेलिक्स बना हुआ है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर जहाँ पर 2 हेलिक्स प्रेजेंट है और ये अलग अलग आपको उन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स दिखाने की कोशिश करी है, सॉरी नाइट्रोजनस बेसिस दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। सो लेट्स से दिस रेड इज एडेनिन, सो दिस विल बी, येलो वाला क्या होगा, इट विल बी थाइमीन। अगर ग्रीन ग्वानोसिन है, नॉट ग्वानोसिन, ग्वानिन, तो ब्लू क्या होगा, साइटोसिन, ठीक है। तो इनके अंदर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, इनके अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ऐसे ही आपको डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है। नाउ बिकॉज इट इज़ अ हेलिक्स, है ना, तो क्या होगा, स्ट्रैंड जो है वो मूव करता है। जैसे जैसे वो एक एक अलग अलग तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस के आगे आगे जाएगा, वैसे वैसे आपका स्ट्रैंड जो है वो मूव करता जाएगा, ऐसे स्पाइरल की तरह, है ना। तो जब वो मूव कर रहा है तो वो कितने डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है, दैट इज 36 डिग्री, ठीक है। एंड एक पूरा टर्न हेलिक्स का दैट इज 360 डिग्री इन BDNA. Why? Because one full turn has 10 nitrogenous bases of one helix. अगर दोनों हेलिक्स की बात करोगे तो 20 बेसिस या 20 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये नाइट्रोजनस बेस का जो पेयर है और ये बेस पेयर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दैट इज राइज पर बेस पेयर, ठीक है जी। पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होती है, यानी कि पूरे हेलिकल टर्न में कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो आपके 10 न्यूक्लियोटाइड्स या 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए इसका हो जाएगा 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। और डायमीटर ऑफ द हेलिक्स क्या है, डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये ध्यान रखना है बेटा, सब कुछ इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। पिच ऑफ द हेलिक्स हमने देख लिया, राइज पर बेस पर हमने देख लिया और डायमीटर देख लिया। हमने ये भी बात कर ली कि हर एक मतलब 2 नाइट्रोजनस बेस के अंदर कितना डिग्री मूव कर रहा है, 36 डिग्री मूव कर रहा है। तो इसलिए पिच ऑफ पूरे एक हेलिकल टर्न में कितना मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री, बिकॉज एक हेलिकल टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं BDNA में, ठीक है। This was what Watson and Crick told us about the secondary structure of DNA, BDNA specifically, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ DNA के बारे में। टाइप्स ऑफ DNA के बारे में जब आप बात करते हैं तो हमने प्रोटीन्स में बोला था कैसे हेलिसेस प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट हैंडेड सिर्फ या राइट हैंडेड, ये तुम मुझे अब कमेंट्स में बताओ। प्रोटीन की स्ट्रक्चर वाली जो पूरी, अगर किसी ने शॉर्ट भी देखा होगा उसमें भी ये मेंशन्ड होगा, नहीं तो उसमें तो मेंशन्ड है ही, जो पूरी वाली वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोटीन्स हैव ओनली विच टाइप ऑफ हेलिसेस, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। कमेंट बिलो।
चलो, डीएनए जो है वो दो टाइप के हेलिसेस में प्रेजेंट हो सकता है, या तो राइट हैंड के हेलिक्स भी हो सकते हैं या लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये राइट हैंडेड हो गया, ये लेफ्ट हैंडेड हो गया। तो राइट हैंडेड हेलिक्स में हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं। फर्स्ट इज ए डीएनए, देन बी डीएनए, सी डीएनए एंड डी डीएनए। एक ही हमारे पास सिर्फ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है विच इज़ नोन एज जेड डीएनए, ठीक है। जेड डीएनए में एक टर्न में 12 बेस पेयर्स होते हैं। डी डीएनए में एक टर्न में 8 बेस पेयर्स होते हैं, सी डीएनए में 9 होते हैं, बी डीएनए में 10 होते हैं, ए डीएनए में 11 बेस पेयर्स होते हैं। इसलिए बेस पेयर्स जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं एक्सिस के, पर थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि किस डीएनए में, एक तो पहली बात कौन सा हेलिक्स है, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, और उसमें एक टर्न में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है। बी डीएनए में कितने हैं ये तो 100% याद रखना ही है, 10 बेस पेयर्स पर टर्न। बेस पेयर मतलब दिस पेयरिंग, दिस एंड दिस, 2 बेस पेयर्स है ना, पेयर मतलब दो चीज़ें होती हैं, तो एक ये वाला बेस हो गया, एक ये वाला बेस हो गया, तो दोनों ने मिलके बेस पेयर बना दिया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज शारजाफ्स रूल। शारजाफ्स रूल क्या कहता है? शारजाफ्स रूल वाज एक्चुअली गिवन बाय अर्विन शारजाफ इन 1950। इन्होंने बोला कि एक डीएनए मॉलिक्यूल में अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरामिडीन, यानी कि जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरामिडीन होंगे। वाई? बिकॉज हमने अभी ऊपर देखा बेस पेयरिंग जो है, बेस पेयरिंग अभी हमने ऊपर देखी ना, वो एक प्यूरीन और एक पिरामिडीन के बीच में हो रही है, राइट। एक प्यूरीन और एक पिरामिडीन के बीच में हो रही है। हमेशा ही ऐसे हो रहा है क्योंकि ए इज प्यूरीन, पिरामिडीन इज थाइमीन, ऐसे ही जी इज प्यूरीन, पिरामिडीन इज साइटोसिन, ठीक है। तो जितने प्यूरीन होंगे ऑब्वियसली उतने ही पिरामिडीन होंगे क्योंकि स्पेसिफिक बेस पेयरिंग है। तो अगर ए प्लस जी आप करेंगे एक डीएनए में तो हमेशा टी प्लस सी आएगा। दिस इज योर डीएनए डबल हेलिक्स की बात कर रहे हैं हम, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो तुम्हारा है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में बात हो रही है ये, तभी आप स्पेसिफिक बोल सकते हो क्योंकि वहाँ पर ही पेयरिंग हो रही है। सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में तो सिर्फ ऐसे ही होगा डीएनए, वहाँ पे तो जितने मर्जी ए टी जी सी हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर डबल स्ट्रैंड है तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी ही होगा, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी होगा, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा और ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा। तो हमेशा इक्वल होंगे अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स एंड अमाउंट ऑफ पिरामिडीन्स। सेकेंड इज अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन, ऑब्वियसली बिकॉज जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन के साथ वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। क्यों? क्योंकि एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का जो रेशो है, बेस रेशो जो है, इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज। एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होगा, यानी कि अगर ह्यूमंस में जो एक पर्टिकुलर बेस रेशो है ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का, वो सारे ह्यूमंस में सेम होगा, लेकिन इट विल वेरी फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। यानी अगर ह्यूमंस को अगर आप चिंपैंजी से कंपेयर करोगे, अगर आप लायन से कंपेयर करोगे, आप किसी प्लांट से कंपेयर करोगे, किसी बैक्टीरिया फंजाई से कंपेयर करोगे, तो ये डिफरेंट हो सकता है बेस रेशो। लेकिन अगर आप किसी ह्यूमन को ह्यूमन से कंपेयर करोगे तो बेस का जो रेशो है वो सेम रहेगा। कहाँ पर बेस प्रेजेंट है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रेशो जो है ये बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज शुगर एंड फॉस्फेट जो हैं वो इक्वल प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होते हैं। नाउ शारजाफ्स रूल जो है वो आरएनए फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बोला डीएनए फॉलो करता है क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल ही फॉलो करता है। बिकॉज आरएनए इज मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड एंड देर इज़ लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ऐसा नहीं है ए किसी के साथ बॉन्डिंग बना रहा है या जी किसी के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, इस वजह से इट डज नॉट फॉलो शारजाफ्स रूल। रियो वायरस एंड राइस ड्वार्फ वायरस जो है इनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, तो यहाँ पे ये फॉलो कर सकता है रूल, लेकिन वहाँ पर फिर एडेनिन का जो अमाउंट है वो थाइमीन के इक्वल नहीं होगा, यूरासिल के इक्वल होगा, ठीक है। चलो, लास्ट हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का दैट इज टाइप ऑफ आरएनए। 3 तरीके के आरएनए होते हैं,
mRNA, rRNA एंड tRNA। mRNA को हम मैसेंजर RNA भी बोलते हैं, rRNA को राइबोसोमल RNA भी बोलते हैं, tRNA को ट्रांसफर RNA भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा RNA क्या कौन सा मिलता है हमें? राइबोसोमल RNA एक सेल में विच इज़ 80%, tRNA इज़ 10 to 15%, mRNA सबसे कम मिलता है विच इज़ 5%। फंक्शन क्या होते हैं इनके? mRNA जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस कराने में। आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा। सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है? डीएनए से आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बेसिकली एमआरएनए, और ये एमआरएनए जो है हेल्प कराता है प्रोटीन बनाने में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, यानी एमआरएनए में जो भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे वो देखकर ही आपका प्रोटीन का अमाइनो एसिड जोड़ा जाएगा। ये डिटेल में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। राइबोसोमल राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। आरएनए या राइबोसोमल आरएनए, इसमें प्रोटीन्स, राइबोसोम जो है प्रोटीन्स और आरएनए का बना हुआ होता है, ठीक है। tRNA इज अडेप्टर मॉलिक्यूल फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो आपके राइबोसोम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना, और आपका मैसेंजर आरएनए होगा बीच में। लेकिन आपका जो मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा, दैट इज़ योर tRNA, ठीक है। कि ये वाला अमाइनो एसिड जोड़ो, अब ये वाला अमाइनो एसिड जोड़ो, अब ये वाला अमाइनो एसिड जोड़ो, ये जो है वो tRNA लेके आता है। मैसेंजर आरएनए सिर्फ टेम्पलेट की तरह काम करता है कि अच्छा मैसेंजर आरएनए इज़ लाइक वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है सिर्फ कि अच्छा अब हमें वैलिन जोड़ना है, अब हमें मेथिओनिन जोड़ना है, अब हमें आइसोल्यूसिन जोड़ना है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए वो जाकर एक्चुअल में काम करता है, वो वैलिन लेके आएगा, जोड़ेगा, राइबोसोम उसको जुड़वाने में हेल्प करता है, ठीक है। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ आरएनएज। योर कंप्लीट बायोमोलिक्यूल चैप्टर इज डन नाउ। We are done with biomolecules. Very congratulations everyone, it is complete, ठीक है। पूरी सीरीज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक। एंजाइम्स मैंने पहले ही कवर करा दिया था, ठीक है, इसलिए आपको अभी एंजाइम्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एंजाइम्स रहता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बायोमोलिक्यूल्स के कुछ PYQs करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ पढ़ने के बाद अपनी नॉलेज को टेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो क्वेश्चंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में वील डू बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस, ठीक है। विल मीट अगेन। ऑल्सो मैंने पोस्ट डाल रखा है एक, जिसमें आई हैव आस्क्ड यू कि व्हाट चैप्टर डू यू वांट मी टू टीच नेक्स्ट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सेल और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, 12th वाला, ठीक है। तो यू टेल मी विच चैप्टर डू यू वांट टू स्टडी, और वही चैप्टर मैं आगे नेक्स्ट आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है जी। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ बायोमोलिक्यूल्स के PYQs। तब तक like if you like the video, share this video as much as you can and subscribe to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Follow for more. Thank you.